हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दैनिक जागरण ने जो सबसे मेन हेडिंग बनाई है वो है कि बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देना गैर जरूरी। और ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को जो केरल उच्च न्यायालय ने बकरीद पर 18, 19 और 20 जुलाई को छूट दी गई थी। यहां तक कि 15% से ज्यादा संक्रमण वाले डी श्रेणी के इलाकों में भी एक दिन की छूट दी गई थी, ये भी जानते हुए कि वहां पर संक्रमण किस कदर फैला हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी देते हुए बोला है कि अगर वहां स्थिति गंभीर हुई होगी, कोरोना वहां पर फैलेगा, तो जिन्होंने ये आदेश दिया है या आदेश पारित करने वाले, आदेश मनवाने वाले, इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वाकई में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, उसी तरीके से बकरीद में भी छूट देना स्वाभाविक नहीं था। इस समय पीक पर है। तीसरी लहर आने की संभावना पूरी तरीके से व्यक्त की जा रही है और दूसरी लहर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। केरल में केसेस कम नहीं हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की छूट देना स्वाभाविक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देने के केरल सरकार के फैसले को गैर जरूरी बताया है। राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है। राज्य सरकार संविधान में दिए गए लोगों के जीवन के अधिकार पर ध्यान दे। न्यायमूर्ति RF नरीमन और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने कहा कि दबाव बनाने वाला किसी भी तरह का समूह या धार्मिक समूह नागरिकों के बहुमूल्य मौलिक अधिकार में दखल नहीं दे सकता है। अदालत ने राज्य सरकार को चेताया कि बकरीद पर दी गई छूट के बाद अगर कोरोना केस का मामला बढ़ता है, कोर्ट के संज्ञान में लाया जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि अगले सप्ताह भारत आएंगे अफगान सेना के प्रमुख। देखिए, अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसके बाद अफगानिस्तान के सेना प्रमुख की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहीं ना कहीं वो भारत का सहयोग चाहता है। हालांकि इस यात्रा को बताया जा रहा है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, लेकिन आपको पता होगा कि भारत ने हमेशा ही अफगानिस्तान का साथ दिया हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर राजनीतिक तौर पर हो, क्योंकि वहाँ पर जो पुल बनाए जा रहे हैं, रोड बनाई जा रही है, बांध बनाए जा रहे हैं, वो सब कुछ भारत के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि संसद को भी भारत के सहयोग से बनाया जा रहा था। तो वहाँ पर स्थिति बेकाबू होने के बाद, यानी कि तालिबान ने जिस तरीके से वहाँ पर स्थिति पैदा की है, उसकी वजह से कई प्रोजेक्ट भारत के अधर में लटक गए हैं और उसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ये यात्रा मानी जा रही है। अफगान सेना के प्रमुख जनरल वली मोहम्मद हमीदजई 27 जुलाई को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। विदेशी सेना की वापसी के बीच पूरे अफगानिस्तान में तालिबानों के आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए देखते हुए द्विपक्षीय सैन्य संबंध मजबूत करने की संभावनाएं तलाशेंगे। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने मंगलवार को ये आशंका जताई है। जनरल अहमद जई अपने समकक्ष जनरल MM नरवाने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारतीय सेना के और शीर्ष अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों में भारत ने अफगानिस्तान को 5 सैन्य हेलीकॉप्टर मुहैया कराए हैं। अफगानिस्तान अपनी हवाई ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कोऑपरेटिव से जुड़े संविधान संशोधन सही। ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, संसद से पारित 57वें संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार को सुनाया गया फैसला सहकारिता क्षेत्र के लिए बेहद अहम साबित होगा। इसमें केंद्र सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन के एक हिस्से को राज्य का विषय बताते हुए खारिज कर दिया गया है, जबकि 97वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 97वां संविधान संशोधन क्या है। भारतीय संविधान के 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 19 में भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंततः स्थापित किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत
सहकारी समिति की मूल अधिकार बनाना, यानी कि उसको मूल अधिकार में जोड़ना और अनुच्छेद 43B में शामिल करके समिति का प्रोत्साहन करना राज्य का उत्तरदायित्व बनाकर लोगों में सहकारी समिति के प्रति विश्वास बढ़ाना एवं राजनीतिक एवं नौकरशाही दुष्प्रभावों से इसे बचाना भी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव मामलों में केंद्र सरकार को कानून बनाने और सहकारी संस्थानों के प्रबंध आदि के बारे में नियमित करने का पूरा अधिकार रहेगा, लेकिन संविधान संशोधन के अनुच्छेद 9B को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे राज्यों का अधिकार बताते हुए उन्हें राज्य के भीतर सहकारी संस्थानों के गठन, समितियों के चुनाव कराने, अन्य प्रबंधन का हक दिया गया है। इसे राज्य का विषय बताते हुए संविधान अनुच्छेद को रद्द कर दिया गया है। संसद ने दिसंबर 2011 में देश के सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन में संविधान 57वां संशोधन पारित किया था। यानी कि जो 57वां संविधान संशोधन था उसमें 9C के तहत ये बोला गया था कि जो सहकारी समितियां हैं उसको भी मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया जाए। हालांकि अब इसे स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज, और बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है वो है IPO और शेयरों में निवेश कर सकेंगे पेंशन फंड मैनेजर। तो आपको कई बार बताया जा चुका है वीडियो में कि IPO क्या होता है। देखिए, कोई कंपनी अगर पहली बार अपने शेयर जारी करती है लोगों के लिए तो उसे IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में जोमेटो ने किया था, बिग बास्केट ने किया था, इन सभी ने अपना IPO यानी कि आप भी उसके शेयर धारक बन सकते हैं। इस ऑफर को ही इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है। तो न्यूज में देखने क्या है कि नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल 4 करोड़ से अधिक धारकों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन दिलाने के उद्देश्य से सरकार पेंशन फंड में जमा रकम के इस्तेमाल को लेकर बदलाव करने जा रही है। अब पेंशन फंड का उपयोग कंपनियों के प्रारंभिक पब्लिक ऑफर यानी कि IPO और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि FPO की खरीद में भी किया जा सकेगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी पेंशन फंड के निवेश की इजाजत दी जा सकेगी। यानी कि इस न्यूज में यह बताया गया है कि जो पेंशन धारक थे, जो NPS कटाते हैं, वो अब जो शेयर है या फिर जो IPO है उसमें निवेश कर सकते हैं, ताकि जो उसका फायदा मिलेगा उन्हें ही उस पेंशन के तहत रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। तो यहाँ पर जानने के लिए हमारे पास है नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये क्या है? देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम एक ऐसी योजना है जिसके तहत अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक सहारे का इंतजाम किया जाता है। इसकी शुरुआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी, लेकिन 2009 में यह सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया। इस योजना के तहत आप अपने कामकाजी उम्र के दौरान नियमित तौर पर योगदान कर सकते हैं। देखिए, NPS जो है वो आप कह सकते हैं कि इसके कुछ साइड इफेक्ट आप बोल सकते हैं कि वो भी हैं। अब पहले ये जान लेते हैं कि NPS कितना कटता है। देखिए, NPS के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा कोष में से 60% राशि निकालने का पात्र है। शेष 40% जुड़ी राशि पेंशन योजना में चली जाती है। अब इसमें हम ये जानेंगे कि जो इसमें वार्षिकी क्या है, NPS में वार्षिकी क्या है। देखिए, NPS के संदर्भ में वार्षिकी का अर्थ है अभिदाता की NPS से निकासी के बाद अभिदाता को वार्षिकी सेवा प्रदाता से हर माह प्राप्त होने वाली राशि। जो ये रकम है वार्षिकी खरीदने के आवंटित को संभालने और अभिदाता की 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पेंशन के भुगतान की जिम्मेदारी ASP की होती है। अब इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है एक ये पेंशन सहनिवेश योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। PFRDA द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास यानी कि NPS ट्रस्ट NPS के अंतर्गत सभी आस्तियों का पूंजीकृत मालिक है। उसके बाद हमें एक टर्म देखने को मिला FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर।
देखिए, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को दूसरा पब्लिक ऑफर भी कहा जाता है। शेयर बाजार में पहले से शामिल या कहें सूचीबद्ध कोई भी कंपनी फंड जुटाने के लिए सार्वजनिक तौर पर अपने शेयर बेचने की पेशकश करती है तो इसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। लिस्टेड होने के बाद शेयर बचाने का सार्वजनिक प्रस्ताव एफपीओ कहलाता है। यानी कि आईपीओ के बाद जो अगर दोबारा शेयर बेचे जाते हैं तो उसे एफपीओ कहते हैं। साधारण भाषा में आप ये समझ सकते हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के मुताबिक जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ऐसा होता है तो एनपीएस से जुड़े 4.37 करोड़ धारकों को रिटायरमेंट के दौरान पहले के मुकाबले अधिक रकम मिल सकती है। एनपीएस फंड में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के कर्मचारी पूंजी निवेश करते हैं। अभी एनपीएस का प्रबंधन करने वाले पेंशन फंड मैनेजरों को सीमित जगहों पर इस फंड की रकम में निवेश की इजाजत है। अभी एनपीएस फंड से 5,000 करोड़ से अधिक मार्केट कैप वाली कंपनी में ही निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा कारपोरेट डेट और सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश की इजाजत दी जाती है। अब कहाँ कितना रिटर्न है? अगर हम रिटर्न की बात करें तो शेयर बाजार में जो निवेश करते हैं उनको 11.31% का रिटर्न मिलता है, जबकि कारपोरेट डेट में 10.21 का रिटर्न मिलता है और जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं उन्हें 9.69% का रिटर्न मिलता है। कहाँ कर सकते हैं निवेश? तो इस नियम के तहत पीएफएम, आईपीओ, एफपीओ और ऑफर फॉर सेल लाने वाली कंपनियों के निवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एनएससी और बीएससी के शीर्ष 200 शेयरों में भी निवेश कर सकेंगे। पीएफआरडीए का मानना है कि फंड मैनेजरों को कहाँ निवेश करना है उन्हें इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सारथी देगा किसानों को बुआई से उपज बिक्री तक की सभी जानकारी। कृषि क्षेत्र को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने के साथ उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए किसान सारथी मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि मंत्रालय की यह संयुक्त पहल किसानों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को फसल की बुआई से लेकर उपज की बिक्री तक की सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस ऐप के माध्यम से खाद्यान्न के साथ साथ बागवानी उपज की खरीद बिक्री की भी जानकारी दी जा सकेगी। मौसम की जानकारी से लेकर किसानों को हर संभव सलाह भी इस प्लेटफॉर्म पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। किसान सारथी के माध्यम से किसान सीधे विषय विशेषज्ञ के वैज्ञानिकों से सीधी बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। तो जो एडिटोरियल पेज में पर पहला आर्टिकल लिखा गया है वो है मध्य एशिया में भारत की बढ़ती पैठ। जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं उसमें भारत की भूमिका को भी महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो संघाई सहयोग संगठन हो या फिर सीपैक को लेकर दबाव बनाना हो या फिर तापी गैस परियोजना हो। इन सभी पर भारत की छाप किसी न किसी तौर पर देखी जा सकती है। अगर हम भारत जो मध्य एशिया के साथ अपनी ऐतिहासिक कड़ियों को फिर से जोड़कर संबंधों को पुनर्जीवित करने में जुटा है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एससीओ बैठक में भाग लेने के अतिरिक्त ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का दौरा भी हमारे विदेश मंत्री द्वारा किया गया है। तो और सब क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल लिखा है नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्ष वी पंत द्वारा। तो आर्टिकल में बताया गया कि कोरोना के कहर से कुछ मुक्ति मिलने के बाद भारतीय विदेश नीति में भी यकायक रफ्तार देखने को मिली है। इस सिलसिले में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने हाल ही के दिनों में कई महत्वपूर्ण देशों की यात्रा की है। बीते दिनों वह संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में भी भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे भी गए थे। तो यहाँ पर हमें एससीओ के बारे में जानना होगा। संघाई सहयोग संगठन ये क्या है? देखिए, संघाई सहयोग संगठन की उत्पत्ति 2001 में तत्कालीन संघाई 5 से हुई थी। संघाई 5 समूह का अस्तित्व वर्ष 1996 में चीन के इसरार पर आया था। वर्ष 2001 में इस समूह में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया था। देखिए, 24 जून 2016 को
भारत और पाकिस्तान को भी औपचारिक तौर पर इसका सदस्य बनाया गया था। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है। इसके और फैक्ट्स ये जान लेते हैं कि आपको ये भी पता चल गया कि 24 जून 2016 को भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। एससीओ समिट क्या है? देखिए, ये तस्वीर सामने आई सहयोग संगठन जो है की बैठक से, जहां चीन और पाकिस्तान समेत इस संगठन के अन्य सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटेंगे। एससीओ एक ऐसा संगठन है जिसमें 8 देश स्थायी सदस्यों के तौर पर शामिल हैं। इनमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो दबदबा आप कह सकते हैं माना जाएगा तो वो चाइना का ही माना जाता है। दरअसल अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम के बीच एससीओ बैठक की महत्ता और बढ़ गई है। एससीओ बैठक के एजेंडे से यह सिद्ध भी हो गया है कि जहां अफगानिस्तान का मसला ही चर्चे के केंद्र में रहा है। यह बहुत ही स्वाभाविक भी था, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं की विदाई अब पड़ोसी देशों के, देखिए, जब अमेरिका की सेना अभी तक अफगानिस्तान में थी तो वहाँ पर वो सुचारू ढंग से कार्य कर रही थी। वो इस उद्देश्य से वहाँ पर थी कि अफगानिस्तान आतंकवाद का अड्डा ना बनने पाए, वहाँ पर किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैले, गवर्नमेंट ठीक ढंग से कार्य करती रहे। ये सब उद्देश्यों की वजह से अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना रुकी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जुलाई से ही आप कह सकते हैं, या मई से उन्होंने जो वापसी का क्रम जारी रखा है, उसे सितंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो अब अमेरिका की वापसी के बाद अब पड़ोसी देशों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से वहाँ पर शांति प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए और आतंकवाद को रोकने के लिए क्या ध्यान देती है। अफगान धरती से निकली आतंक की चिंगारी रूस और चीन से लेकर मध्य एशिया में अशांति की भीषण आग लगा सकती है। स्पष्ट है कि अफगानिस्तान को लेकर आस पड़ोस के देशों पर दबाव बना रहा है। यह दबाव दुशांबे में भी महसूस किया जा सकता है। वहां बनी सहमति महत्वपूर्ण रही है। अफगानिस्तान में तालिबान को तब तक वैधानिकता और मान्यता नहीं मिलने से रही जब तक कि वह सभी अफगान पक्षों और अंशभागियों के साथ एक मंच पर नहीं आता। अपने मध्य एशिया के दौरे पर जयशंकर कनेक्टिविटी से जुड़ी चर्चा के मंच पर भी सक्रिय रहे। न केवल अफगानिस्तान बल्कि मध्य एशिया के अधिकांश देश लैंड लॉक्ड यानी भू आबद्ध हैं। अब ये लैंड लॉक्ड क्या होता है? देखिए, वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तट रेखा केवल एक स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती हैं, उन्हें स्थल रुद्ध देश या फिर लैंड लॉक या भूबद्ध कहते हैं। दूसरे शब्दों में चारों ओर से सिर्फ स्थल से घिरे देश को लैंड लॉक्ड कहते हैं। इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जयशंकर ने उचित ही कहा कि कनेक्टिविटी की सुविधा के साथ ही देशों की संप्रभुता का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक के संदर्भ में ऐसी परियोजनाओं के जोखिम की ओर ध्यान आकर्षित कराया। तो अब हमें यहाँ पर जानना है कि सीपैक क्या है। देखिए, भारत के तमाम विरोधों के बावजूद जो गुलाम कश्मीर में बनाए जा रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी कि इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक की राह मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान के कर्ज के पहाड़ से पैदा हुई चिंता के कारण इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी परियोजना है। इसके लिए चीन 6 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर करने को तैयार हुआ था पाकिस्तान के लिए। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक मुख्य रूप से निर्माण कार्यों का एक समूह है जो चीन पाकिस्तान में कर रहा है। सीपैक का पूरा खर्चा चीन उठा रहा है। इस योजना की कुल लागत लगभग 62 अरब डॉलर है। इस निर्माण कार्य का मुख्य उद्देश्य चीन के जिनजियांग क्षेत्र को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और कराची शहर से जोड़ना है। भारत इसका विरोध इसलिए करता है क्योंकि ये जो परियोजना है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है, इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है।
भारत की संवेदनाओं को दरकिनार कर ही चीन इस परियोजना पर आगे बढ़ रहा है। भारत के प्रति चीन का बिगड़ैल रवैया केवल इसी परियोजना तक सीमित नहीं रहा है, इसके बावजूद वह अपने हितों को देखते हुए भारत को साधने में भी लगा है। दुशांबे में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने जयशंकर से संवाद का प्रयास भी किया, लेकिन भारतीय रुख चीन को लेकर एकदम स्पष्ट रहा कि तकरार और प्यार साथ नहीं हो सकता है। भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से मध्य एशिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन नीतिगत मोर्चे पर उसे उसकी महत्ता के अनुरूप स्थान नहीं मिल रहा है। जयशंकर इस विसंगति को दूर करने में लगे हैं। उनके नेतृत्व में भारत मध्य एशिया के साथ अपनी ऐतिहासिक कड़ी को फिर से जोड़ने और पुनर्जीवित करने में जुटा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एससीओ बैठक में भाग लेने के अतिरिक्त ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान का दौरा भी किया है। मध्य एशियाई देशों के मामले में जहां भारत के लिए व्यापक संभावनाएं बनी हुई हैं, वहीं भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए इन संभावनाओं का पाना भी उतना ही कठिन चुनौती है। अब यहां पर बताया गया है कि जो तापी गैस परियोजना, तो सबसे पहले हम तापी गैस परियोजना के बारे में जान लेते हैं। देखिए, तापी गैस परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। तापी शब्द तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के आदि अक्षरों से मिलकर बना है। यह तापी शब्द उक्त चारों देशों को एक साथ व्यक्त करता है। त मतलब तुर्कमेनिस्तान, अ मतलब अफगानिस्तान, प मतलब पाकिस्तान और ई मतलब इंडिया। इसकी जो लंबाई है वो 1814 किलोमीटर बताई जा रही है। तापी गैस परियोजना को ही ले तो तुर्कमेनिस्तान से भारत तक गैस आपूर्ति से जुड़ी यह परियोजना अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे साझेदारों के कारण अटकी हुई है। मध्य एशिया के साथ अपनी साझेदारी की राह में आने वाली ऐसी धरातलीय बाधाओं के बावजूद भारत ने अपनी कोशिशों की रफ्तार कम नहीं की है। जयशंकर का हालिया मध्य एशियाई दौरा इसी दिशा में एक अहम पड़ाव था। मध्य एशिया में कट्टरपंथ और अतिवाद का बढ़ावा जोखिम भी मध्य एशिया और भारत को एक मंच पर लाता है, क्योंकि ये दोनों के समक्ष एक साझा चुनौती है जिससे उन्हें मिलकर निपटना होगा। बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे अस्थिर देशों से जुड़ी बाधाओं की ही नहीं है। इस क्षेत्र में चीन और रूस अत्यंत अहम खिलाड़ी हैं। दोनों ने यहाँ पश्चिमी देशों को अपने पैर नहीं जमाने दिए हैं। वहीं भारत के लिए एससीओ में मिले प्रवेश ने यहाँ एक राह जरूर बना दी है, लेकिन आगे की मंजिल उतनी आसान नहीं है। इसका कारण चीन का भारत के प्रति जग जाहिर रवैया है। रूस भारत का सदाबहार मित्र तो है, लेकिन मौजूदा हालात में यह देखने वाली बात होगी कि वह भारत का कितना और किस हद तक समर्थन जारी रखता है। इसकी वजह यही है कि पिछले कुछ समय से मॉस्को का पलड़ा एक हद तक बीजिंग की ओर झुका है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा न्यायपालिका पर भरोसे का सच, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। देखिए, न्यायपालिका पर भरोसा इसलिए बोला गया है क्योंकि लोगों का जितना भी भरोसा या कोई वाद विवाद होता है तो वो उसे न्यायालय तक ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर उन्हें न्याय मिलेगा। तो इस आर्टिकल में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि सीजे आई हैं, उन्होंने एनवी रमन्ना, उन्होंने भी अब कई ऐसे कानूनों को बदलने की बात कही है जो कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को तोड़ते हैं। बीते शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि देश के लोगों को भरोसा है कि उन्हें न्यायपालिका से राहत और न्याय मिलेगा। उनके अनुसार लोग यह भी जानते हैं कि जब चीजें गलत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में उनके साथ खड़ा होगा। उन्होंने ये बात भारत सिंगापुर मीडिएशन समिट को संबोधित करते हुए कही। उनके इस कथन ने अन्य बातों के अलावा दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के उस कुख्यात धरने की भी याद दिला दी जो 2019 में 100 दिनों से अधिक समय तक चला और जिसके चलते लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। लोगों और खासकर इस धरने पर सीधे तौर पर प्रभावित लोग यह नहीं भूल सकते हैं कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने धरना दे रहे लोगों से बातचीत करने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति की थी, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शाहीन बाग जो आंदोलन था वो क्या था। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA और NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन के विरोध में ही शाहीन बाग में महिलाओं का प्रदर्शन देशव्यापी मुद्दा बन चुका था।
यानी कि जो मुस्लिम महिलाएं थीं वो ये चाहती थीं कि ना तो CAA को लागू किया जाए और ना ही NRC को लागू किया जाए। उनका ये मानना था कि ये लागू होने से कहीं ना कहीं उनकी नागरिकता चली जाएगी और उन्हें इस देश को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें नागरिकता ही जब नहीं मिलेगी तो कुछ समय बाद जैसे जो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं उनको, या अफगानिस्तान के हैं उन्हें ये देश छोड़ना पड़ जाएगा। अब लोगों में ये भ्रम फैला दिया गया कि जो मुस्लिम पाकिस्तान से आए थे या दूसरे देशों से आए थे, अगर उनके पास कोई वैध प्रमाण नहीं है तो भी उन्हें ये देश छोड़ना पड़ जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ एक आप कह सकते हैं अफवाह फैलाई गई थी। अब इसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने धरना दे रहे लोगों से बातचीत करने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति की थी। अब ये नियुक्ति ही आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने परिणाम मान लिया कि हाँ, हमारा धरना सही दिशा में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसमें मध्यस्थता के लिए कुछ लोगों को चुना है तो वो हमारे आगे झुक रही है, और ये इससे एक तरीके से इसे वैधानिकता मिल गई, और शायद इसी कारण से धरना दे रहे लोग टस से मस तक नहीं हुए। मध्यस्थों के बीच सड़क पर धरना दे रहे लोगों को अन्यत्र धरना देने के लिए समझाया, लेकिन मतलब उन्हें यह बोला गया कि आप कहीं और धरना दे दीजिए क्योंकि ये व्यस्त इलाका और व्यस्त सड़क है, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। धरना जारी रहा और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। बाद में जब कोरोना की दहशत बढ़ी और धरना स्थल पर चंद लोग ही रह गए, तब दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग को मुक्त कराया। कई महीनों बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं कर सकता। यह फैसला आने के बाद ही पंजाब में किसान संगठनों के लिए लोग कृषि कानूनों के विरोध में रेल पटरियों पर बैठ गए। चूंकि इन किसान संगठनों को पंजाब सरकार का समर्थन हासिल था, इसलिए किसी ने उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि कोई नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों की धरनेबाजी से आजिज लोगों को राहत और न्याय देने की जरूरत क्यों नहीं समझ रहा है। आखिर क्यों और कैसे यह मान लिया जाता है कि जब चीजें गलत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में लोगों के साथ खड़ा होता है? क्या इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसा कह रहे हैं? सवाल यह भी है कि आखिर शाहीन बाग मामले में देरी क्यों दिखाई गई? उस निर्णय का क्या मूल्य महत्व जो यह कहता था कि धरना प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है? क्या 7 महीने की लंबी अवधि अनिश्चित काल के दायरे में नहीं आती है? अगर नहीं आती तो यह अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस प्रायोजित हिंसा में उसे वोट न देने वालों को चुन चुनकर प्रताड़ित किया गया है। कुछ की हत्या की गई है, कुछ के घर दुकान को तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की गई है। तमाम लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है, जो अभी तक जारी है। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का आतंक इतना जबरदस्त था कि सैकड़ों लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट को इस भयावह हिंसा का स्वयं ही संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट आर्टिकल है फटकार में देरी। देखिए, केरल सरकार को जो फटकार दी गई है, ये आर्टिकल हम पहली ही न्यूज में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए, इंटरनेशनल पेज में जो पहली न्यूज है वो है ताइवान को लेकर चीन ने जापान को दी परमाणु हमले की धमकी। चीन अपनी दादागिरी वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने ताइवान मामले को लेकर जापान को परमाणु हमले की धमकी दी है। बीजिंग ने लिथुआनिया को अपने यहां ताइवानी दूतावास खोलने की इजाजत देने पर चेतावनी दी है। चीन द्वीपीय क्षेत्र ताइवान को अपना मानता है। वह इस क्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा करने की भी धमकी दे चुका है। वह ताइवान के साथ किसी देश के राजनयिक संबंध स्थापित करने का विरोध करता है। फॉक्स न्यूज के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक वीडियो सामने आया है। सीसीपी द्वारा स्वीकृत एक चैनल पर दिखाया गया। इस वीडियो में कहा गया है कि गैर परमाणु शक्तियों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की चीन की नीति है। जापान इसका अपवाद बन सकता है। इससे यह चेतावनी दी गई है कि ताइवान मामले में जापान ने दखल दिया तो परमाणु हमला कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि मिशिगन की वैदेही बनी मिस इंडिया यूएसए। अमेरिका में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब मिशिगन की रहने वाली 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे ने जीता है। जॉर्जिया की अर्शी लालानी फर्स्ट रनर अप रही हैं। अर्शी ने ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से जूझने के बाद यह खिताब पाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से इंटरनेशनल स्टडी में स्नातक करने वाली वैदेही फिलहाल एक कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। कथक नृत्य में पारंगत वैदेही को मिस टैलेंटेड का पुरस्कार भी मिल चुका है।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि आधा ऑस्ट्रेलिया लॉकडाउन में, फ्रांस में कोरोना की चौथी लहर। कोरोना संक्रमण के चलते आधी ऑस्ट्रेलियाई आबादी लॉकडाउन के दायरे में आ गई है। यहाँ कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। इधर फ्रांस में चौथी लहर शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और विक्टोरिया में ही लॉकडाउन लगा हुआ था, अब इसका दायरा बढ़ गया है। न्यू साउथ वेल्स सहित कई क्षेत्रों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। आधे ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस निर्णय से लगभग 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा रहा है। फ्रांस में कोरोना संक्रमण की चौथी लहर शुरू हो गई है। सरकार के प्रवक्ता गैब्रियल अट्टल ने बताया कि पिछली लहरों की तुलना में इस बार संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 10,000 से ज्यादा केस रोजाना मिल रहे हैं। इसमें 80% मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। तो ये आज का यानी 21 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।